हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश सत्ता का भारत पर आर्थिक प्रभाव। यानी ब्रिटिश शासन स्थापित होने के बाद उन्होंने भारत का किस प्रकार आर्थिक शोषण किया था, या इनकी जो नीतियां थीं उनके माध्यम से भारत पर क्या आर्थिक प्रभाव पड़े थे। तो पहला जो विश्लेषण रहा था वह 1700 ईस्वी में भारत की आर्थिक दशा का वर्णन करते हुए फ्रांसीसी यात्री बर्डियन ने किया था। उनका कहना था कि भारत एक अथाह गड्ढा है जिसमें संसार का अधिकांश सोना और चांदी चारों तरफ से अनेक रास्तों से आकर जमा होता है और जिसे बाहर निकालने का एक भी रास्ता नहीं मिलता। इनका मानना था कि 1700 ईस्वी के आसपास भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी, लेकिन 1900 ईस्वी के समय भारत की आर्थिक दशा का वर्णन करते हुए विलियम डिग्बी ने लिखा था कि 20वीं सदी के आरंभ में लगभग 10 करोड़ व्यक्ति ब्रिटिश भारत में ऐसे थे जिन्हें किसी समय भी भरपेट भोजन नहीं मिलता था। और इस प्रकार इन्होंने भारत की आर्थिक दशा का वर्णन किया। यानी ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद भारतीयों का आर्थिक शोषण किया गया था, और वह भी किन किन माध्यमों से। तो उनमें सबसे पहला था भारत के धन का निष्कासन, जो कि सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। हमने लास्ट वीडियो में धन निष्कासन के सिद्धांत के बारे में डिटेल से पढ़ा था, वहाँ से आप इस पॉइंट को पूरा कंप्लीट कीजिएगा। और अगला जो पॉइंट है वह है अंग्रेज कर्मचारियों का निजी व्यापार। हमने बात की थी कि अंग्रेज कर्मचारियों ने दस्तक का प्रयोग अपने निजी क्रम व्यापार में करने लगे थे। दस्तक जो कि 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखशियर के द्वारा अंग्रेजी कंपनी को जारी किया गया था, जिसके माध्यम से यह अपना व्यापार करते थे। लेकिन इस दस्तक का प्रयोग जो कर्मचारी थे वह अपने निजी व्यापार में करने लगे थे और अपने माल को चुंगी से मुक्त करा लेते थे, और जिससे देश का जो व्यापार था वह चौपट हो गया और कंपनी के कर्मचारी मालामाल हो गए। कुटीर उद्योगों की बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने आर्थिक नीति के कारण भारतीय कुटीर उद्योग को नष्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने क्या क्या नीतियां अपनाई। तो पहली थी कि उन्होंने व्यापारियों को दलालों के माध्यम से शिल्पकारों को पेशगी देकर और माल खरीदने की व्यवस्था की, ताकि संपूर्ण माल पर एकाधिकार स्थापित हो सके। बुनकरों को कंपनी के कारखानों में काम करने के लिए विवश किया गया, उन्हें यातनाएं दी गई, जिससे बुनकरों ने अपना व्यवसाय ही छोड़ दिया। और इसके अलावा इंग्लैंड में मशीनों से निर्मित सामान को भारत की मंडियों में भेजकर भारी मुनाफा कमाना शुरू किया गया। ब्रिटिश सरकार ने भारत को कच्चे माल का निर्यातक देश बनाने का निश्चय किया, और यह नीति कुटीर उद्योगों के विनाश के लिए उत्तरदायी सिद्ध हुई। भारत में चुंगी मुक्त आयात का मार्ग अपनाकर विदेशी सस्ता माल भारतीय बाजारों में बेचा गया और भारतीय माल पर भारी चुंगी लगाई गई, ताकि उनका इंग्लैंड व अन्य यूरोपीय देशों में निर्यात न किया जा सके। 1833 ईस्वी के अधिकार पत्र के द्वारा भारत में इंग्लैंड के पूंजीपतियों ने कारखाने स्थापित करने का अधिकार प्राप्त किया, और जिसके फलस्वरूप भारत में विदेशी पूंजी का विनियोग हुआ, और विदेशी जो पूंजीपति थे उन्होंने भारत से मुनाफा कमाना शुरू किया। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने अकाल नीतियों के लेकर जो नीतियां बनाई उनकी बात करें तो भारत में अकाल पड़ने लगे थे, जिसका कारण था मानसून की असफलता, और इसके अलावा ब्रिटिश आर्थिक नीतियां भी उत्तरदायी मानी जाती हैं, जिसके कारण भारत की आर्थिक व्यवस्था डगमगा गई। तो ब्रिटिश सरकार ने फिर भारत की के लिए अकाल नीतियां निर्धारित की। तो सबसे पहले लॉर्ड लिंटन ने सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग नियुक्त किया, जिसने 1880 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और इस रिपोर्ट में अकाल संबंधी सिफारिशों का उल्लेख किया। इनका मानना था कि अकाल के समय स्वस्थ जो व्यक्ति हैं उन्हें राहत कार्य में नियुक्त किया जाए, और विशेष परिस्थितियों में स्थानीय जो व्यापारी हैं उनको अनाज वितरण का कार्य सौंपा जाए, और अकालग्रस्त क्षेत्रों में कर अथवा लगान स्थगित कर दिया जाए। सामान्य राजस्व में 15 लाख पाउंड की एक विशेष राशि तैयार की जाए, जिसके माध्यम से आपातकाल के समय किसानों को ऋण देने की व्यवस्था की जाए। यानी जब भी बजट प्रस्तुत हो तो वहाँ एक 15 लाख की अलग से राशि रखी जाए, जो कि आपातकाल में किसानों के लिए काम आए।
दूसरा जो आयोग आया था वह था मैकडोनाल्ड आयोग। लॉर्ड कर्जन ने मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में यह आयोग नियुक्त किया था, जिसने 1901 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और आयोग ने अकाल संबंधी सिफारिशों को प्रस्तुत किया। उन सिफारिशों में सबसे पहला उनका कहना था कि अकाल जहाँ पे भी हो वहाँ लगान वसूली को स्थगित किया जाए और शीघ्र अतिशीघ्र राहत कार्य प्रारंभ किया जाए, रेलों के निर्माण पर ध्यान दिया जाए और इसके अलावा सिंचाई के साधनों का विकास किया जाए। सरकार को बिना किसी विलंब के किसानों की आर्थिक सहायता करनी चाहिए जहाँ पर अकाल पड़ा है, और पशुओं के चारे की भी व्यवस्था की जाए। और इस प्रकार भारत का औद्योगिक विकास किस प्रकार हुआ ब्रिटिश भारत में, उसकी बात करें तो भारत में स्थित विशाल साम्राज्य के संचालन के लिए अंग्रेजों ने रेल, सड़क, तार, डाक, सिंचाई के साधन, बैंक, बीमा आदि का विकास किया था, जिसमें सबसे जो पहली सूती वस्त्र मिल आती है 1854 ईस्वी में मुंबई में स्थापित की गई। 1855 में भारत में पहली पटसन मिल स्थापित की गई। 1903 में बिहार में चीनी का कारखाना स्थापित किया गया। 1907 में जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का कारखाना स्थापित किया गया। 1908 में हीरापुर में इंडियन आयरन स्टील कंपनी तथा 1923 ईस्वी में भद्रावती में मैसूर स्टेट आयरन वर्क्स नामक कारखाने की स्थापना की गई। इसके अलावा 1879 ईस्वी में लखनऊ में, 1882 ईस्वी टीटागढ़ में, 1885 ईस्वी पूना में, 1889 ईस्वी रानीगंज में और 1939 ईस्वी मैसूर में कागज के कारखाने स्थापित किए गए और इस प्रकार भारत का औद्योगिक विकास किया गया। इसके अलावा ब्रिटिश भारत में रेलवे निर्माण का भी काफ़ी विकास हुआ, जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने अपने साम्राज्य हितों की पूर्ति की और रेल निर्माण में काफ़ी योगदान दिया। तो सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे तथा कोलकाता से रानीगंज तक पहली रेल लाइन शुरू हुई और ब्रिटिश पूंजीपतियों को इनकी जो पूंजी थी उन पर 5% का ब्याज और लगभग 4.5% लाभ की गारंटी दी गई, क्योंकि रेलवे निर्माण के लिए ब्रिटिश उद्योगपतियों ने अपनी यहाँ पूंजी का निवेश किया था भारत में, तो उन्होंने भारत में लगाई गई पूंजी का वापस दोहरा लाभ कमाया और इस लाभ को इंग्लैंड में भेजा। दादा भाई नौरोजी ने रेलवे निर्माण योजना को धन निष्कासन का सबसे बड़ा साधन बताया था। लॉर्ड कर्जन के समय में रेलों के प्रबंध के लिए एक रेलवे बोर्ड का गठन किया गया और उसके शासनकाल में भारत में लगभग 150 मील लंबी रेलवे लाइनों का निर्माण किया गया और 3167 मील लंबी रेलवे लाइनों का निर्माण कार्य चल रहा था। इसके अलावा ब्रिटिश भारत में कृषि के पर पड़ने वाले प्रभाव की बात करें तो अंग्रेजों ने अपने साम्राज्यवादी हितों के अनुसार नई भू राजस्व प्रणालियां लागू की, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त और इजारेदारी प्रथा, जो कि भू राजस्व पद्धतियाँ थी और जो कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में लागू की थी और इन पद्धतियों के माध्यम से किसानों पर अत्याचार किए गए थे। कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया जिससे ब्रिटिश सरकार के आर्थिक हितों की पूर्ति हो सके और वाणिज्यीकरण करने के फलस्वरूप देश में खाद्यान्न का अभाव हो गया और इसके बावजूद भी खाद्यान्नों का निर्यात किया जाता था। भू राजस्व बंदोबस्त से लगान की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई, किसान इसे चुकाने में असमर्थ थे। फलस्वरूप किसानों ने साहूकारों से ऋण लेना प्रारंभ किया और साहूकारों ने ऋण की वसूली के लिए जमीन पर अधिकार करना शुरू किया और इस प्रकार किसान भूमिहीन मजदूरों की श्रेणी में आ गया। ब्रिटिश सरकार ने कृषि के विकास की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था। यद्यपि 1901 के बाद सिंचाई के साधनों का विकास, अच्छे बीज, खाद्य आदि प्रयोग पर बल दिया गया था। कृषि पर बढ़ता हुआ जनसंख्या का भार, क्योंकि कुटीर उद्योगों के विनाश के फलस्वरूप लाखों लोग बेरोजगार हो गए और ये बेरोजगार लोग कृषि की ओर आकर्षित हुए। इसके परिणाम स्वरूप कृषि पर
जनसंख्या के भार में वृद्धि हुई। कृषि पर आधारित लोगों के पास कोई अतिरिक्त राशि नहीं बचती थी जिसके माध्यम से वह कृषि पर औद्योगिकरण कर सके या कृषि का आधुनिकीकरण कर सके। और बात करें भूमि बंटवारे की, तो कृषि पर भार बढ़ने से संयुक्त परिवार प्रथा टूटने लगी, भूमि का बंटवारा होने लगा, किसानों की भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गई। परिणाम स्वरूप उत्पादन क्षमता कम होने लगी। और इन सब आर्थिक व्यवस्था के कारण जो ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था थी वह विघटित हो गई, जो क्योंकि गांवों की आत्मनिर्भरता समाप्त होने लगी, उद्योग धंधे नष्ट होने लगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुद्रा पर आधारित अर्थव्यवस्था में फंसने लगी। कृषि के विकास के लिए ब्रिटिश सरकार ने भूमि सुधार विधेयक पारित किया और कृषकों के ऋण की व्यवस्था भी की। 1883 और 84 ईस्वी में 1901 ईस्वी में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ एग्रीकल्चर नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई। 1903 में पूसा में केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। और इन सब के बावजूद भी, ये सब विधेयक पारित होने के बावजूद भी कृषि के क्षेत्र में कोई विशेष उन्नति नहीं हुई, कारण कि कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया और परिणाम स्वरूप खाद्यान्नों का अभाव हो गया। किसानों को भरपेट भोजन नहीं मिलता था। नकदी फसलों पर केवल अंग्रेज व्यापारियों का अधिकार था और वे ही इनका मूल्य निर्धारित करते थे। और खाद्यान्नों के मूल्य में भी वृद्धि हुई और इस प्रकार ब्रिटिश पूंजीपतियों ने भारत में भूमि खरीद कर चाय, नील, कॉफ़ी का उत्पादन शुरू कर दिया और इनसे मिलने वाले लाभ को इंग्लैंड भेज दिया गया, जिससे भारत के धन का निष्कासन हुआ और इस प्रकार भारत गरीब और गरीब होता चला गया। तो लगभग यही परिणाम रहे थे ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के, जिससे माध्यम से भारत का शोषण हुआ। और इस प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक को लेकर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।